नमस्ते जी। तो हम पढ़ रहे हैं वीर सावरकर जी की जीवनी मेरा आजीवन कारावास, और ये 7वां चैप्टर मतलब 7th प्रकरण हम चालू करने वाले हैं। इसका शीर्षक है अंडमान में। अगर आपने पिछले प्रकरण ना देखे हों तो आप वो भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये नॉर्मल ऑडियो बुक नहीं है जिसमें हम सिर्फ रीड करेंगे, इसमें हम बीच बीच में चर्चाएं भी करते रहते हैं। तो अब क्या है, सावरकर जी जहाज़ में बैठ चुके थे। अब जहाज़ अंडमान जो द्वीप है उसके पोर्ट पर पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे कैदी वहां से नीचे उतर रहे हैं। तो जहाज़ के ऊपर जब सावरकर जी हैं तो वहाँ से वो चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें यहीं आजीवन रहना है। क्योंकि 50 साल की सज़ा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो फिर से भारत में आ पाएंगे। तो वो इधर जी भर के देखना चाहते हैं कि वो किस जगह पे रहेंगे। और जब वो देखते हैं तो उन्हें वो दृश्य इतना सुंदर लगता है कि ऐसा लग रहा है उन्हें कि एक झील में एक कमल खिला हो। जो द्वीप है ना, ऐसा लग रहा है बड़े पूरे सागर चारों तरफ पानी है और बीच में वो द्वीप है, तो जैसे झील में एक कमल खिला हो, इस प्रकार से सुंदर है। और वो लिख रहे हैं कि दृश्य इतना सुंदर है कि एक बार को जो शरीर जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसके बावजूद भी मन में प्रसन्नता हो रही है कि ये सुंदर दृश्य वो देख पा रहे हैं उस चीज़ की। और फिर धीरे धीरे जब सबको नीचे उतारा जाता है और आपस के सिपाहियों से वो बात करते हैं, उस जगह के बारे में पूछने के जानने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग। और जब वो आ रहे हैं तो उधर उनको दिखता है कि यार एक बीच में एक विशाल कोठी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी संपन्न तथा शांति प्रिय गृहस्थ की कोठी हो अथवा किसी पादरी का आश्रम। तब उन्होंने एक कोठी देखी तो उन्होंने किसी सिपाही से पूछा कि ये कोठी कौन सी है। तो वो सिपाही कहता है यही तो है वो बारी बाबा का घर, यानी सिल्वर जेल, मतलब सेलुलर जेल वो कोठी थी, जो बाहर से तो बड़ी शांत लग रही है, लेकिन जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ कितनी यातनाएं उनको सहनी होंगी, इसका शायद ही कोई अनुमान लगा पाएगा। तो वो कहते हैं यही है वह बारी बाबा का घर जहाँ आप सबको रहना है। तो सभी दंडित सिर पर बिस्तर और हाथ में थाली पाट देकर एक पंक्ति में नीचे उतारा गया। जहाज घाट पर ही अन्य बंदियों को सिपाहियों तथा बंदियों के पहरे में ऊपर भेजा गया, लेकिन मुझे ही यूरोपियनों के पहरे में अलग रखा गया। उधर जहाज घाट पर बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ गया कि अंडमान सागर में ऐसे स्थान पर बसाया गया है कि हिंदुस्तान की सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से उसका महत्व कभी भी कम होना असंभव है। और वो लिख रहे हैं कि ये जो द्वीप है जो समुद्र के मध्य में स्थित है, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं द्वीपों पे, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे गोवा का द्वीप हो, दमन द्वीप हो, लक्षद्वीप हो, जब अंग्रेज़ों पुर्तगीज़ का इन सब का आक्रमण हुआ तो इन सारे द्वीपों पर भारत के लोगों का कब्जा नहीं था, या यूँ कहें कि वहाँ पर उनकी सेनाएं वगैरह कोई नहीं थी जो इधर से किसी होने वाले आक्रमण को रोक सकें। और वो लिख रहे हैं कि अगर ये द्वीप ना हो तो जब भविष्य में भी भारत पर आक्रमण होंगे, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, तो अगर ये द्वीप ना होंगे तो सीधे कलकत्ता, बम्बई ऐसे शहरों पे आक्रमण होंगे, इधर तक पहुंच जाएंगी सेनाएं। लेकिन क्योंकि ये द्वीप हैं और इस पर अगर हमारा अधिकार रहेगा तो हम उन सेनाओं को उन बड़े शहरों पे जाने से पहले ही रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से वो लिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और भारत की सरकार को चाहिए कि इन पर अपना अधिकार करें। जब भी आज़ादी पाएँ तो ये भी उनके अधिकार में हो, ये ना हो कि भाई वो भारत तो आज़ाद करा ले जाएं लेकिन ये सब अंग्रेज़ों के ही या अन्य दूसरी जो शक्तियां हैं उनके कब्जे में रहें। हालांकि सावरकर के इस दूरदृष्टिपूर्ण विचार ने सन 1967 में तब मूर्त रूप ग्रहण किया जब भारतीय वायुसेना और नौसेना के ठिकाने अंडमान पर बनाए गए।
तो ये सब लिख रहे हैं। अब इतने में क्या होता है, जब वो जहाज़ से उतर गए हैं और अब इनको इधर से पैदल पैदल सेलुलर जेल की ओर जाना है। वो थोड़ी ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। जब वो सेलुलर जेल के ऊपर जाना है तो कहते हैं, भावी भारत के बलशाली युद्धपोतों का बेड़ा अंडमान के प्रांगण के समुद्री दुर्ग के आगे पहरा देता हुआ मेरी कल्पना तरंग के लहराने ही लगा था कि एक सिपाही बड़ी उद्दंडतापूर्वक दहाड़ा, चलो उठाओ बिस्तर। क्योंकि एक यूरोपियन सिपाही निकट ही खड़ा था। प्रत्येक हिंदू भारतीय पुलिस सिपाही तथा सैनिक की यही धारणा हो जाती थी कि अंग्रेज़ों के सामने भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ जितना अधिक उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करें उतना ही उनकी पदोन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अंडमान में होने वाले अपमान का यह कटुवाक्य सूत उवाच ही था। उठ गया, अपना बिस्तर सिर पर उठाया, हाथ में थाली पाट थामा, पैरों की भारी बेड़ियां कमर से ठीक ठीक कस लीं और खड़ा रहा। किसी ऊंचे महान विचारों की चोटी से अचानक किसी विवश प्रतिकूल तथा रूखे विचारों के गड़े में ढकेला जाए तो मन भी घायल होता है। जैसे कि अचानक ऊंचाई से गिरने पर शरीर हताहत होता है, तथापि अपनी कल्पना तरंगों में दृष्टिगोचर हुई भावी भारत की बलशाली नौसेना को देख भविष्य में स्वाधीन होने वाले भारत के कठोर एवं भविष्य वर्तमान में उस चलो उठाओ बिस्तरा का सामना करने के लिए मैं झट से तैयार हो गया। मुझे घाट से निकलकर एक चढ़ाई पर चढ़ने का आदेश दिया गया, पर बेड़ियों में जकड़े हुए नंगे पैरों के कारण चढ़ने में विलम्ब होने लगा। सिपाही चलो जल्दी चलो चिल्लाकर जल्दी मचाने लगा। किसी गोरे अधिकारी ने सिपाही से कहा, चलने दो उसे, जल्दी क्यों मचा रहे हो। चढ़ते समय मेरे मन में एक ही विचार मंडरा रहा था, सागर से यह राह चलकर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ जो अंडमान जाती है। अंडमान से वापस भारत लौटने के लिए इसी मार्ग से मैं इस जन्म में पुनः सागर की ओर नीचे आ भी सकूँगा या नहीं। थोड़ी ही देर में चढ़ाई समाप्त हो गई। सिल्वर जेल का द्वार आ गया। लोहे के चूल्हों से दाढ़ कड़कड़ाने लगी। फिर उस कारागृह ने अपना जबड़ा खोला और मेरे भीतर घुसने के बाद वह जबड़ा जो बंद हुआ सो पुनः 11 वर्ष बाद ही खुला। अब सावरकर जी जेल पहुंच गए हैं, अंदर जा रहे हैं। अब जब वो अंदर पहुंचे तो भीतर पैर रखते ही 2 गोरे सर्जेंट मुझे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा किया। इतने में आसपास के पहरियों में खुसुर फुसुर प्रारंभ हो गई। बारी साहब आ रहे हैं। बारी साहब से अधिक निष्ठुर तथा कठोर व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा था। अतः वे इस उत्कंठा से मेरे ओर ताकने लगे कि उनका नाम लेते ही मेरे मुख पर क्या प्रतिक्रिया होती है। परंतु मैं तो उस भीषण भव्य कारागृह के 2 लोह दरवाज़ों के बीच के हिस्से को सुशोभित करने के लिए जो आभूषण धराए गए थे उन्हें परखने में व्यस्त था। विभिन्न प्रकार की हथकड़ियाँ एक दूसरे में गूंथकर अनेक भद्दे भोड़े फूल दीवार पर लगाए गए थे। पैरों की बड़ी बड़ी बेड़ियाँ, दंड बेड़ियाँ और अन्य आयुध जो मनुष्य के शरीर को कष्ट देते हैं सामने के हिस्से पर एक पंक्ति में लटक रहे थे। उस उग्रता की भी एक शोभा थी। उस वयानेट बंदूकों, बेड़ियों, हथकड़ियों के सौम्य आभूषणों से वह भीषण तुरंग इस तरह शोभायमान होता जैसे एक जल्लाद सुंदर वस्त्र पहनकर फांसी देने के लिए आते हुए शोभित होता है। देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास पढ़ने वालों तथा तत्रस्थ निर्वासितों और दंडितों के आत्मवृत्त देखने वालों ने जिन दृश्यों का वर्णन किया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह दृश्य उनसे अक्षरशः मेल खाता था। दोनों उद्दंड सर्जेंटों ने मुझे पकड़कर उधर इस तरह खड़ा कर दिया कि उस दृश्य की भीषण जबड़ों से मेरा सारा मनोधैर्य चकनाचूर हो गया। वह भीषणता मेरी ओर आंखें तैरर कर टकटकी बांध रही थीं। मैं भी उनकी
और आंखें लाल करके देख रहा था और आंखों से आंखें मिला रहा था। दोनों का परिचय हो गया। मुझे एक अनोखी अद्भुत संतुष्टि मिली। अच्छा, तो फिर मैंने पढ़ा व स्वयं अनुभव किया। दृश्यों की जबड़े में बिना टूटे निष्कंप निर्भयता के साथ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की लंदन स्थित जेल में मैंने दो मूर्ति नामक एक कविता लिखी थी। मेरे मन उनके चरण गुनगुनाने लगा और जय इस तरह के उद्गार मेरे हृदय में उभरने लगे। अब बारी बाबा से उनकी मुलाकात होती है और वो उनको कुछ बोलते हैं। मनोविकारों के बवंडर से किंचित छुटकारा मिलते ही मैंने मुड़कर देखा तो एक मोटा ताजा हष्ट-पुष्ट गोरा अधिकारी हाथ में मोटा सा सोटा पकड़े मेरी ओर घूर रहा था। तो ये ही बारी साहब थे। उन्होंने हेतुपूर्वक अपने आगमन की बात मेरे कानों में डाली और अब वे नित्य के अनुभव के अनुसार इस अपेक्षा के साथ यहाँ आए थे कि यह बेचारा सहमी सहमी नज़रों से उनकी राह की ओर देखता होगा, परंतु उस समय मेरा मन उपर्युक्त विचारों में मग्न था। अतः मुझे पता ही नहीं चला कि वे कब आ गए। उस कालावधि में उन्हें मेरे ओर देखते रहने की इच्छा हुई होगी। इस तरह मेरा गुपचुप निरीक्षण करते जैसे ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, वैसे ही वे मेरी ओर देखी अनदेखी करते हुए उस सार्जेंट को आदेश देने लगे, लीव हिम, ही इज़ नॉट अ टाइगर। छोड़ दो, ये कोई बाघ नहीं है। इसके बाद मेरी ओर उस मोटे सोटे को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा, वेल, आर यू द मैन हु ट्राइड टू एस्केप एट मार्सेलिस? क्या तुम वही आदमी हो जिसने मार्सेलिस से भागने का प्रयास किया था? उसके इस उद्दंड स्वर में पूछे प्रश्न का उतने ही उद्दत परंतु संयत स्वर में मैंने उत्तर दिया, यस, वाई। मेरे उत्तर से वारी साहब का स्वर तनक नरम हो गया। केवल कौतूहलपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, वाई डिड यू डू दैट? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, इसके कई कारण हैं। उनमें से एक यह कि इन सभी कष्टों से मुक्ति मिले। परंतु इन कष्टों में तो तुम स्वयं ही कूदे थे ना? हाँ, यह सच है, क्योंकि इन कष्टों में कूदना मुझे अपना कर्तव्य लगा और उन कष्टों से यथासंभव मुक्त होना भी मुझे कर्तव्य ही प्रतीत होता है। देखो, बारी साहब एकदम खुलकर हंसते हंसते कहने लगे, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, आयरिश हूँ। उसी कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति अनादर अथवा तिरस्कार उत्पन्न नहीं होता। इंग्लैंड में मैंने अपनी तरुणाई के दिन बिताए हैं और उन लोगों के सद्गुणों का मैं चाहने वाला हूँ। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आयरिश हूँ। बचपन में मैंने भी आयरलैंड को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए छिड़े स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, परंतु अब मेरे मन ने पलटी खाई है। और देखो, मैं तुम्हें मित्रता के नाते यह कह रहा हूँ, तुम अभी युवा हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे अधिक दुनिया देखी है। मैंने मुस्कुराते हुए बीच में ही पूछा, एंड डोंट यू थिंक दैट परहैप्स दैट मे बी द रीज़न ऑफ द चेंज दैट हैज़ कम ओवर यू, नॉट इंक्रीजिंग विजडम बट ड्विंडलिंग एनर्जी? चकराते हुए बारी साहब ने कहा, आप ठहरे बड़े बैरिस्टर और मैं एक अनपढ़ जेलर, परंतु मेरे इस उपदेश को तुच्छ मत समझना। हत्या हत्या ही होती है, हत्याओं से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, परंतु आप पहले यही पाठ आयरलैंड के सिन फिन वालों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपको किसने बताया कि मैं हत्या का पक्षपाती हूँ? बात का रुख बदलते हुए उन्होंने कहा, अब सुप्रिंटेंडेंट साहब पधार रहे हैं। वास्तव में आपसे मेरा राजनीतिक विषय विचारक करना नियम बाध्य है, परंतु आप जैसे विद्वान, युवा तथा विख्यात मनुष्य को इस तरह के मक्कार बदमाशों में देखकर अंतःकरण झटपटाता है, इसलिए इतना कुछ कहा। अब पीछे जो हुआ सो हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ के कारागृह के नियमों का पालन कीजिए, बस मेरा काम हो गया। नियम के विरुद्ध व्यवहार मत करना।
अन्यथा मुझे दंड देना ही पड़ेगा। इस बंदीपाल के ध्यान में यह बात नहीं आई कि अपना यह कथन बंदियों के साथ राजनीति की चर्चा मत करना, यह मैं नियम विरुद्ध व्यवहार कर रहा हूँ। तुम नियम के विरुद्ध आचरण मत करना, अन्यथा मुझे भी दंड देना पड़ेगा, यह कहना कितना परिहासपूर्ण है। और आपको इस सावधानी की सूचना देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप यदि यहाँ से भागने की चेष्टा करेंगे तो भयंकर संकट में पड़ेंगे। इस जेल के इर्द गिर्द घना जंगल है। इसमें महाक्रूर, खूंखार, नृशंस जंगली लोग रहते हैं। वे आपके जैसे सुकुमार बालकों की टोह में रहते हैं। उनके चुंगल में फंसते ही वे उसे ककड़ी जैसा चबाते हैं। हंसते क्यों हो? क्यों जमादार, मैं जो कह रहा हूँ सच है या नहीं? जमादार सचमुच मुचरा करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। 16 आने सच है साहब, मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा। पकड़े जाते ही मैंने प्रथमता जो पुस्तक मंगवा कर पढ़ी वह अंडमान का सरकारी इतिवृत्त। मैं ठीक तरह से जानता हूँ पोर्ट ब्लेयर मार्शलिस नहीं है। ठीक है, यह देखो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो, मैं आपके काम आऊँगा। हाँ जमादार, इसे भीतर ले आओ और 7 नंबर की चाली की कोठरी में बंद कर दो। तो ये था पूरा 7th चैप्टर। इसके बाद हम प्रकरण 8 पढ़ेंगे, कोठरी का पहला सप्ताह। तो आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।